प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, शब्द विचार। शब्द पर बात करने से पहले हम एक पूर्व अध्याय वर्ण वाला पढ़ चुके हैं। वर्ण वे हैं जो ध्वनि का लिखित रूप है और जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता। अब हम आते हैं शब्द पर। शब्द क्या होता है बच्चों? एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक और क्रमबद्ध समूह को शब्द कहा जाता है। बच्चों, वर्ण तो समूह बना लेते हैं, लेकिन जब तक उसका कोई अर्थ नहीं निकलता तब तक वह शब्द नहीं कहलाता। अर्थात हर एक शब्द का अपना एक अर्थ होता है। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है पेड़ का। अब हम इस पेड़ शब्द का वर्ण विभाजन करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं, तो प में जो स्वर मिला हुआ है वह है ए और ड में मिला हुआ है वह है अ। तो ये जो वर्ण है इनका एक समूह बन गया और इसे नाम दिया गया पेड़। तो पेड़ का एक अर्थ भी होता है। तो जब तक वर्णों का समूह होता है और वह सार्थक नहीं होता है तब तक वह शब्द नहीं कहलाता। दूसरा शब्द देखिए, घर। घर में पहला वर्ण घ में अ स्वर मिला हुआ है, र और र में भी अ स्वर मिला हुआ है, तो मिलकर एक शब्द बन गया है यहाँ पर घर। तो घर का भी एक अपना अर्थ होता है। अर्थात जब तक शब्दों का एक सार्थक और क्रमबद्ध समूह अर्थ सूचक नहीं होता है वह शब्द नहीं कहलाता है। तो इस आधार पर हम शब्द की कुछ विशेषताएं निर्धारित कर सकते हैं कि शब्द स्वतंत्र इकाई होते हैं, अर्थात हर एक शब्द अपना अर्थ लेकर होता है। प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है। प्रत्येक शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनता है। जैसे हमने बच्चों बोला है फूल, अगर हम इसको ऐसे बोले लफू, तो लफू का कोई अर्थ नहीं होता है। ल और फू का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हमने इनको वर्णों को सार्थक और क्रमबद्ध समूह में जमाया है फूल, तो इसका एक अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है पुष्प। तो वर्णों का शब्द जब एक सार्थक समूह बन जाता है तब वह कहा जाता है शब्द। और सार्थक शब्दों के मेल से जब पूरा एक समूह बन जाता है जिसे कहा जाता है वाक्य। अर्थात सार्थक शब्दों के मेल से बनता है वाक्य और वर्णों का सार्थक जो समूह कहलाता है वह कहलाता है शब्द। अब आते हैं बच्चों, यहाँ पर एक और इकाई है पद। पद किसे कहा जाता है? जब शब्द व्याकरण में नियम के अनुसार प्रयुक्त हो जाते हैं तब वे पद कहलाते हैं। नियम के अनुसार बच्चों, अर्थात जैसे लिंग से, वचन से, कारक से और कोई विभक्ति चिन्हों से जुड़कर जब वे वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब इन्हें पद कहा जाता है। बच्चों उदाहरण देखिए, जैसे एक शब्द है पुस्तक। जब तक पुस्तक वाक्य में प्रयुक्त नहीं होगा तब तक यह पुस्तक एक शब्द मात्र है। जैसे ही इस पुस्तक को हमने किसी वाक्य में प्रयुक्त किया, जैसे बस्ते से पुस्तक को निकालिए, तो यह पुस्तक शब्द किससे जुड़ा हुआ आ रहा है? को, अर्थात कारक विभक्ति चिन्ह से। तो विभक्ति चिन्ह से जुड़ गया है। हमने यहाँ पर परिभाषा बताई है कि व्याकरण के नियम के अनुसार, व्याकरण का नियम किसी भी कारक से अगर जुड़कर आ जाता है तो वह शब्द पद बन जाता है। तो यहाँ पर पुस्तक वाक्य में आने के बाद पुस्तक क्या कहलाता है? पद कहलाता है। और जब तक हम इसको वाक्य में प्रयुक्त नहीं करते हैं तब तक वह शब्द कहलाता है। आगे देखिए बच्चों, नया प्रकरण है हमारे पास कि शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण भाषा वैज्ञानिकों ने अनेक आधारों पर किया है, जिनमें 4 प्रमुख आधार हैं। सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना एवं बनावट के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। आइए बच्चों बात करते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर बच्चों शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, एक और इसमें जोड़ा गया है वह है संकर शब्द। देखिए बच्चों, तत्सम शब्द क्या होता है? तत् प्लस सम, अर्थात उसके समान। उसके समान किसके समान? यहाँ पर संस्कृत भाषा के समान। संस्कृत हमारी सब भाषाओं की जननी है, संस्कृत ही से सब भाषाओं का उद्भव हुआ है। तो जो संस्कृत के समान शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में कर लिया जाता है, जिनका प्रयोग हिंदी में आ चुका है, जिन शब्दों को हिंदी ने आत्मसात कर लिया है, उन्हें कहा जाता है तत्सम शब्द। जैसे बच्चों देखिए, हमारी सामान्य भाषा में दैनिक दिनचर्या में जैसे हम बोलते हैं सूरज निकल आया है, और इसका तत्सम स्वरूप होता है सूर्य। हम सूर्य का तो प्रयोग नहीं करते, सूर्य निकल आया है, हम बोलते हैं सूरज निकल आया है। दूसरा देखिए बच्चों, तद्भव शब्द। तत् प्लस भव, अर्थात उससे उत्पन्न। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न होकर
हिंदी भाषा में आए हैं लेकिन अपना स्वरूप जिन्होंने बदल दिया है उन्हें कहा जाता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द जो हम दैनिक दिनचर्या में जिनका प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको उदाहरण सूरज, सूरज शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो वह तद्भव शब्द है, और सूर्य जब हम बोलते हैं तो वह तत्सम शब्द आ जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण है। जैसे आप देखिए हम दिनचर्या में प्रयोग करते हैं कि आग जल गई, हम ऐसा नहीं बोलते कि अग्नि जल गई। तो जो आग हम प्रयुक्त कर रहे हैं शब्द, वह संस्कृत भाषा से उद्भव होकर हिंदी में उसका रूप बदलकर हमारे समक्ष है आग, और इसका तत्सम स्वरूप होगा अग्नि। वैसे इसके बहुत से शब्द हैं। जैसे देखिए नासिका, नासिका आपके तत्सम शब्द है और नाक इसका तद्भव शब्द है। रात्रि, रात्रि तत्सम शब्द है एवं रात इसका तद्भव शब्द है। जैसे निद्रा, निद्रा इसका तत्सम शब्द है और नींद इसका तद्भव शब्द है। तो बच्चों ये तो था आपके शब्दों के वर्गीकरण का पहला भाग उत्पत्ति के आधार पर। आइए बात करते हैं दूसरे स्वरूप पर, रचना अथवा बनावट के आधार पर, अर्थात कि जिन शब्दों की रचना किस प्रकार से हो रही है, उनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इससे इनका विभाजन कैसे किया जा सकता है। तो इसमें पहला है बच्चों रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। बच्चों रूढ़ शब्द वे होते हैं जो जिनके कोई सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, अर्थात वे किसी विशेष अर्थ के लिए जो प्रचलित हो चुके हैं, जिसके लिए हमने उन शब्दों को मान्यता दे दी है, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे देखिए बच्चों लड़का हो गया, मालिक, दुकान, पुस्तक, बिस्तर, कपड़े, ये सभी अपने अपने अर्थ, अपने अपनी शब्द के लिए रूढ़ मान्यता प्राप्त हो गए हैं। दूसरा देखिए बच्चों यौगिक शब्द, जब शब्द दो या दो से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बना होता है उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द, अर्थात योग प्लस इक जो दो शब्दों के योग से बना है उन्हें यौगिक शब्द कहा जाएगा। जैसे बच्चों हम बोलते हैं दुकानदार, दुकान और दार दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे हम बोलते हैं प्रयोगशाला, तो प्रयोग और शाला दो शब्दों से मिलकर बना है। रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी दो शब्दों से मिलकर बना है, तो इन्हें यौगिक शब्द कहा जाएगा। तो बच्चों हमने अभी दो विभाजन देखे, एक तो रूढ़ शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रचलित हो गए हैं, और यौगिक शब्द वे हैं जो दो से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बने होते हैं। तीसरा है इसका भेद योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो किसी अर्थ के लिए प्रचलित तो है तथा जिनके सार्थक खंड भी किए जा सकते हैं। अर्थात देखिए बच्चों जैसे जलज, जल प्लस ज, जल अर्थात पानी और ज अर्थात जो उत्पन्न होता है, जन्म लेने वाला, तो जल में उत्पन्न लेने वाला अर्थात कमल। तो योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं बच्चों जो यौगिक भी है और रूढ़ भी है, अर्थात मिलकर भी बने हैं लेकिन मिलने के पश्चात किसी के लिए मान्यता प्राप्त हो जाते हैं। जैसे जलज शब्द आपके कमल के लिए मान्यता प्राप्त है। जैसे देखिए बच्चों एक दंत, एक और दंत दो शब्द हैं, मिलकर बन गए यौगिक, यौगिक बन गया शब्द, लेकिन अब ये एक दंत गणेश जी के लिए प्रचलित हो गया है तो ये इसका रूढ़ अर्थ हो गया है, तो इसे योग रूढ़ शब्द कहा जाएगा। आइए बच्चों अगला विभाजन देखते हैं हम, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है आपके सार्थक शब्द और दूसरा होता है बच्चों निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे होते हैं, नाम से ही स्पष्ट है, जिन शब्दों के कोई अपना अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है, और निरर्थक वे जो हम सार्थक शब्दों के साथ ऐसे ही प्रयोग करते रहते हैं। जैसे देखिए सार्थक शब्द वे हैं जिनका अर्थ होता है, और सार्थक अर्थ की दृष्टि से चार प्रकार के होते हैं। कौन से? एकार्थक शब्द, अनिकार्थक शब्द, समानार्थक शब्द और विपरीतार्थक शब्द। एकार्थक शब्द जिसका कोई एक निश्चित अर्थ होता है, अनेकार्थक शब्द जिसके अनेक अर्थ होते हैं, समानार्थक अर्थात उसके समान और भी कोई शब्द होंगे जिसका अर्थ होता है, और विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द। दूसरे देखिए निरर्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। निरर्थक शब्दों में जैसे हम बोलते हैं आपने चाय वाय पी या नहीं पी, तो चाय का तो एक प्रचलित अर्थ है चाय, लेकिन वाय उसके साथ निरर्थक शब्द है। जैसे हम बोलते हैं पानी वानी पीकर जाइए, पानी का एक सार्थक अर्थ है लेकिन वानी का कोई अर्थ नहीं है। जैसे हमने बोला रोटी वोटी खाकर जाइए, तो रोटी का अर्थ है, वोटी का कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे शब्द जो हम अन्यथा में यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। तो ये था बच्चों अर्थ के आधार पर वर्गीकरण। अब जो शब्दों का वर्गीकरण है उसका अंतिम भेद है हमारे पास प्रयोग के आधार पर वर्णों का शौर्य, शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण कैसे होता है बच्चों? दो प्रकार से, विकारी और अविकारी।
विकारी का अर्थ होता है जो किसी भी परिस्थिति में बदल जाते हैं। किसी भी परिस्थिति अर्थात जब हम वाक्य में विकारी शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वे किसी काल से, लिंग से, वचन से बद्ध होकर अपना स्वरूप बदल देते हैं। लेकिन अविकारी शब्द वे होते हैं जो काल, वचन, लिंग से भी प्रभावित नहीं होते हैं और अपना रूप नहीं बदलते हैं, उन्हें कहा जाता है अविकारी शब्द। देखिए विकारी शब्दों में 4 प्रकार से सम्मिलित है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। देखिए बच्चों, संज्ञा जैसे हम बोलते हैं पुस्तक, अगर हमने इसको वचन के साथ प्रयोग किया कि वह पुस्तक रखी है, तो यहाँ पर पुस्तक शब्द एक वचन में प्रयोग आ रहा है, क्रिया भी इसके अनुसार लगी है। लेकिन अगर हम ये बोलते हैं कि वे सब पुस्तकें रखी हैं, तो वे यहाँ पर बहुवचन है और रखी हैं यह भी बहुवचन क्रिया है। तो पुस्तक ने भी अपना स्वरूप बदल दिया इन दोनों के अनुसार और वाक्य बन जाता है हमारा वे पुस्तकें रखी हैं। अर्थात पुस्तक ने अपना स्वरूप बदल दिया, अर्थात अपना विकार, उस शब्द में विकार आ गया, तो इसे कहा जाएगा विकारी शब्द। और इसके विपरीत जैसे नहीं, तो, कल और इस प्रकार से कुछ शब्द हैं जो अपने अर्थ नहीं बदलते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्द जैसे क्रिया विशेषण होते हैं, इनमें संबंध बोधक होते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं जैसे और, तथा, एवं। क्रिया विशेषण जैसे धीरे धीरे, तेज तेज, जल्दी जल्दी। संबंध बोधक जोड़ने वाले शब्द जैसे जो जो, त्यों त्यों। और विस्मय आदि बोधक अरे, ओह, ये सारे शब्द अविकारी शब्दों में सम्मिलित होते हैं। तो बच्चों ये सब अभी हमने पढ़ा है शब्दों का वर्गीकरण शब्द विचार प्रकरण के अंतर्गत। तो बच्चों आशा है आपको ये पूरा प्रकरण समझ में आ गया होगा कि शब्द एक से अधिक वर्णों के मेल से बना सार्थक समूह होता है और शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना और बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।